Hello, good morning, students. I am Raj Kumar Chadha, Senior Lecturer Physics from High Secondary School कापोता। बच्चों, मैं आपका आज फिर आप सब बच्चों का जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो होम ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं बच्चों, आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक्स है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी बिग एक बड़ा लेसन है, तो इसमें कम से कम 4 लेसन बीच में आते हैं। तो समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें अगर एज यूजुअल अगर रेगुलर क्लास में पढ़ाना होता तो हमें कम से कम 20-25 दिन लगते हैं, तो काफी बड़ा लेसन है। तो बच्चों, अब हम लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आज वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में आज हम नॉलेज लेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। आपने देखे होंगे घर में कैपेसिटर, जैसे आपने देखा होगा मोटर होती है, मोटर के साथ एक व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप का एक प्लास्टिक की डिब्बी लगी होती है बच्चों, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। पंखों में कैपेसिटर होता है। तो जी आप हर जगह, आप चाहे छोटे से छोटा मोबाइल खोल के देख लीजिए, उसमें छोटा सा कैपेसिटर होगा। तो आप कोई भी कंप्यूटर देखिए, टीवी देखिए, हर जगह पर इसका यूज होता है। तो कैपेसिटर जो है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, इसके क्या यूजेस है, क्यों हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। तो बच्चों, कैपेसिटर की बात हम बाद में करेंगे डिटेल में। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है, क्योंकि कैपेसिटी जब समझ आएगी आपको, तब आप कैपेसिटर डिफाइन कर सकोगे। जब तक आपको कैपेसिटी नहीं समझ आती तो आप कैपेसिटर भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। अगर मैं डायरेक्ट अभी बता दूंगा ये कैपेसिटर होता है, तो आपको इतना मजा नहीं आएगा, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा कि ये कैपेसिटर क्यों बनाया। मतलब हमारी थ्योरी चाह रही थी कि कैपेसिटर क्यों बनाते हैं हम, क्या वजह क्या है, कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, ये हम स्टडी कर लेते हैं, ये क्या चीज होती है। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं कि सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई एक रेक्टेंगुलर वेसल है, रेक्टेंगुलर शेप की कोई वेसल है मान लीजिए। तो इसके बीच में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है, मान लीजिए वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मैं स्टोर कर सकता हूं, वो मान लीजिए V1। मतलब इसकी कैपेसिटी जो है वाटर को स्टोर करने की, वो कितना पानी स्टोर कर सकता है, V1। अब मान लो कि इसका मैं इसको क्या करता हूं कि इसका अगर इसकी शेप जो है इसको मैं स्क्यूज करता हूं, मतलब कि इसका जो साइज है मैं घटाता हूं, तो फिर इसके अंदर पानी का वॉल्यूम भी घट जाएगा। अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब इसके अंदर पानी स्टोर करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। अब मान लो कि बच्चों में एक दूसरी शेप का कोई वेसल लेता हूं, मान लीजिए स्फेरिकल वेसल है, स्फेरिकल शेप का वेसल है। अब इसके अंदर जो पानी स्टोर हो सकता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप से कम होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो वॉल्यूम वाटर का जो स्टोर होगा, मान लीजिए अगर वो V2 है, मतलब कि V2 वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द स्फेरिकल वेसल इज V2 है। तो बच्चों, रेक्टेंगुलर शेप में पानी ज्यादा आता है एज कंपेयर टू स्फेरिकल शेप से। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो वाटर का स्टोर कर रहा था वो रेक्टेंगुलर शेप में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्फेरिकल शेप। इसी तरह बच्चों, अगर मैं स्फेरिकल, मान लीजिए स्फेरिकल है, इसमें वॉल्यूम V2 आ सकता है पानी का। अगर मैं इसका वॉल्यूम, इसका साइज
घटाऊंगा, छोटा करूंगा तो इसके अंदर भी पानी कम आएगा, अगर इसका साइज बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर पानी भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब था मेरा बच्चों, ये एग्जांपल मैंने क्यों दी, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि जो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है वो डिपेंड किस किस के ऊपर कर रही है। एक तो शेप के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेक्टेंगुलर शेप ज्यादा वाटर स्टोर कर सकती है, स्फेरिकल शेप कम वाटर स्टोर कर सकती है। एक हो गया शेप। दूसरा साइज। साइज बच्चों क्या होता है, हम बड़ी बार पढ़ते हैं बुक्स में, शेप इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। तो शेप होगी शक्ल और साइज बच्चों वॉल्यूम को बोलते हैं। साइज मतलब वॉल्यूम। मान लीजिए इसकी शक्ल स्फेरिकल है, अब साइज इसका मैं कम ज्यादा कैसे करूंगा, अगर मैं इसी स्फेयर को बड़ा कर दूंगा, इसको छोटा सा रहेगा, शेप अगर इसकी स्फेरिकल रहेगी, लेकिन अगर इसका मैं खींच कर बड़ा कर देता हूं तो उसका मैं क्या कर रहा हूं, साइज बढ़ा रहा हूं। साइज मतलब याद रखना, साइज मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। तो इसका मतलब आपने देखा कि इसका मैं साइज अगर बड़ा करता था इसी स्फेरिकल का तो वॉल्यूम ज्यादा स्टोर होता था, अगर मैं साइज कम करता था वॉल्यूम कम स्टोर होता था। इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड बाय द वेसल डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, शेप of the container and size of the container. अब बच्चों सिमिलरली अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर चार्ज को होल्ड कर सकता है अपने ऊपर। तो ये जो कंडक्टर होता है, ये जो चार्ज अपने पर होल्ड करता है, इसको बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, और इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ द वेसल टू होल्ड द वाटर। इसी तरह कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है वो होगी उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी बच्चों समझ आया, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर का मतलब हुआ कि ये कंडक्टर कोई भी चार्ज कितना, कोई एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड करके रख सकता है। जैसे ये पानी होल्ड करके रख सकता है, कितना पानी होल्ड करके रख सकता है, उसकी पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, इसकी पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। ये हो गया बच्चों आपका कैपेसिटी का मीनिंग। कैपेसिटी हो गया एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। अब बच्चों कि जो हम कह रहे थे कि जिस तरह वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड बाय द वेसल डिपेंड्स अपॉन देयर शेप एंड साइज, सिमिलरली the holding capacity of the conductor to hold the charge, मतलब कि how much charge this conductor can store or hold also depends upon the shape and size of the conductor। वो हम अब डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे, जैसे ये तो आपको इजी समझ आता है कि इसको रिड्यूस कम किया, पानी कम हो गया। इसका अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इसकी शेप और साइज को चेंज करने से ये जो चार्ज अकोमोडेट करने की इसकी कैपेसिटी है वो कैसे घटती या बढ़ती है। तो बच्चों अब इसकी जो कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटी है इसकी, जैसे आप देखिए पानी कितना स्टोर हुआ हम उसका यूनिट लेते हैं वॉल्यूम, इसी तरह चार्ज कितना स्टोर हुआ किसी कंडक्टर में उसको कैपेसिटी बोलते हैं। और वो जो कैपेसिटी है उसका जो यूनिट होता है बच्चों वो हो गया फैरेड। अभी आप समझे फैरेड उसका यूनिट है।
अब मान लीजिए किसी कंडक्टर की कैपेसिटी जो है वो 1 फैरेड है। ये एक कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है, मान लीजिए C1, और दूसरे कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी 0.5 फैरेड है। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ये जो दूसरा कैपेसिटर है C2, it can store a less amount of charge as compared to conductor C1. This conductor can hold a charge less than this conductor. इसका मीनिंग ये हुआ, यहां से बोलिए कि जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है, it can hold a more charge as compared to the conductor having capacity 0.5 फैरेड। अब बच्चों, अब देखिए कि अगर आपको किसी कंडक्टर की कैपेसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें, आप ये याद रखिए फार्मूला, टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर की अगर कैपेसिटी फाइंड करनी है, then we have to define first of all its potential difference। ये बच्चों आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर टेक्निकल लाइन है ये, कि अगर आप किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को डिफाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस कंडक्टर का एक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा पहले। उसके बिना आप कभी भी कैपेसिटी नहीं निकाल सकोगे। तभी हम बोलेंगे कि उस फॉर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कि उस खास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो जो कंडक्टर है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे किसी कंडक्टर की क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सपोज कीजिए बच्चों कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये एक मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, ये इसका मान लीजिए रेडियस r है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लीजिए ये क्यू चार्ज इसके ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं चार्ज इसके ऊपर रख दिया। अब इसकी मुझे कैपेसिटी जब डिफाइन करनी है, मुझे इसकी कैपेसिटी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस ए बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों यहां पर तो मेरे पास दो पॉइंट थे, लेकिन यहां पर अगर मुझे मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे इसका पोटेंशियल डिफाइन करना है या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, तो मुझे दूसरा पॉइंट भी लेना पड़ेगा कहीं पर। मान लीजिए कि बी पॉइंट में ले लेता हूं, नेट कीजिए जी बी पॉइंट ये आ गया। अब ए पॉइंट भी कहीं लेना पड़ेगा। तो जब हमारे पास कोई सिंगल कंडक्टर होता है बच्चों, सिंगल कंडक्टर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बच्चों कहां पर टर्मिनेट होगी, मतलब कहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों? याद रखना, जहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सट्रीम पॉइंट होता है, मतलब कि कहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है,
सेकंड पॉइंट आपको वो चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन्फिनिटी तक जाती है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो इन्फिनाइट तक जाती हैं। तो इन्फिनिटी जो होगा वो इसका होगा टर्मिनेटिंग पॉइंट इस इलेक्ट्रिक लाइंस का। तो वो वाला पॉइंट मेरा ए पॉइंट मानूंगा, और वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अब यहां पर रखूंगा। तो अब बच्चों मेरा सेकंड पॉइंट ये बन गया, फर्स्ट पॉइंट ये बन गया। अब आपको मैंने बताया था कि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये आप याद रखना बच्चों जी कि अगर मेरे पास सिंगल चार्ज है तो उसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो मुझे कहां पर लेना है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस जहां पर टर्मिनेट करेंगी वो पॉइंट लेना है। अब मुझे इस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे अगर डिफाइन करना है, तो मैंने आपको बोला कि इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों एक पॉइंट आ गया ये, एक पॉइंट ये आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड ए में क्या होगा, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा ए पॉइंट, और टू पॉइंट बी दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन बट जो मैंने ए पॉइंट बच्चों चूज किया है वो कितना है, वो उधर इन्फिनिटी पर है, तो उसका पोटेंशियल 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि अब ये जो सिर्फ बच गया इसकी 0 पुट करूंगा तो बी बी माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। और ये वीबी का मतलब हो गया कि ये ही पॉइंट बचा सिर्फ, तो ये हो गया मान लो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल में बच्चों इसकी जगह में बी बी को पुट कर देता हूं वी को ही, तो वी आ जाएगा आपका वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अब ये मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी कि जो पोटेंशियल होता है वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू पी पॉइंट हो, कुछ पॉइंट हो, तो उसका वो कितना पोटेंशियल। अब ये पी ये वाला पॉइंट कहां तक मैंने लाना है चार्ज को उठाकर, इधर तक। इसका बच्चों यहां से सेंटर से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू होगा ये वाला चार्ज, अपॉन पहले हम छोटा आर लेते थे ना, छोटा आर था कि ये पी पॉइंट तक, अब ये पी पॉइंट इधर आ गया तो आएगा बड़ा। ये बन गया मुझे v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये V ऐसे कंफ्यूज करता है बच्चों ये V को आप पोटेंशियल नहीं पढ़िए, V को आप पढ़िए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B पॉइंट एंड A पॉइंट विच इज एट इन्फिनिटी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस चार्ज के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा, इतना। और ये क्या होता है कि मतलब इस चार्ज को मुझे यहां तक अगर लाना है तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, बच्चों देखिए थोड़ा सा लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा आपको स्लोली करवाना पड़ेगा कि पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर जो आया है, ये जो पोटेंशियल निकला है ये कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि जो मैंने यहां से यहां तक वर्क किया है, वर्क क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज था, चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके निकलेंगे बाहर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, और जब आप इस चार्ज को इस तरफ लाओगे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल करेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वो जो मैंने वर्क डन किया है इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लाने के लिए, वो वर्क डन हो गया आपका इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, वो हो गया किसके बराबर, वी के बराबर। अब बच्चों अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए पोटेंशियल इसका मैं बढ़ाता हूं, तो पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं कि बी पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ाओ, तो पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब हुआ कि मुझे यहां से चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, चार्ज बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन तो होता है पोटेंशियल। अगर मुझे कम वर्क करना पड़ेगा इधर लाने के लिए, मतलब कि पोटेंशियल कम है,
अगर मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो यहां पर पोटेंशियल जो है ज्यादा है। ये पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब बच्चों कि इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो आ गया आपका इस स्फेरिकल बॉडी का V = Q/4πε। अब बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Q = 4πε0R × V। व्हाट इज दिस Q? Q क्या है? Q है कि इस स्फेरिकल कंडक्टर ने कितना चार्ज होल्ड किया। Q चार्ज होल्ड किया जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो था दो पॉइंट के बीच में वो कितना था, V था। इसलिए बच्चों में आपको बोल रहा था कि सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज आप कैपेसिटी नहीं निकाल सकते। अब आपने क्या सीखा कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज V, देन इट मीन्स कि दिस कंडक्टर कैन होल्ड ए चार्ज ऑफ Q। इतना चार्ज ये कंडक्टर होल्ड कर सकता है जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो। अब बच्चों देखिए कि फॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर मतलब कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर 1 वोल्ट करता हूं, 1 वोल्ट का मतलब कि अगर मैंने 1 जूल वर्क किया टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब कि मैं 1 जूल वर्क करता हूं यहां से यहां चार्ज को उठाने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट करूंगा तो तब ये जो कंडक्टर होगा ये कितना चार्ज होल्ड करेगा। फॉर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट द कंडक्टर होल्ड चार्ज Q = 4πε0R। दिस, इसका मतलब है कि अगर मैंने इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा है तो ये वाला कंडक्टर 4πε0R चार्ज होल्ड कर सकता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। This is known as the capacity of the conductor। तो बच्चों कैपेसिटी क्या मैंने आपको समझाया, कैपेसिटी होती है कि ये कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन वो आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने डिफाइन किया पोटेंशियल डिफरेंस, फिर मैंने बोला कि अगर 1 वोल्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस रखते हो तब वो जो कंडक्टर है वो चार्ज स्टोर कर सकता है कितना, 4πε0R। और ये जो चार्ज होल्ड कर रहा है इसी को तो कैपेसिटी बोलते हैं। इसका मतलब कि इस कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द spherical conductor C में रिप्रेजेंट कर तो किसके बराबर होगी, जितना उसने चार्ज होल्ड किया है, और वो किसके बराबर है, 4πε0R। तो ये चार्ज कब होल्ड हुआ, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा, 1 वोल्ट। अब बच्चों अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होता तो उसने इसको डबल चार्ज स्टोर कर देना था। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 3 करता मैं तो इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती चार्ज स्टोर करने की। लेकिन इसको हम बाद में डिटेल में समझाएंगे कि इसके बीच में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप पहले ये समझिए कि कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर आ गया इसके बराबर जो चार्ज है। अब देखिए इस चीज को मैं कैपेसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। कैपेसिटी क्या हुई, अब ये जो चार्ज था, ये चार्ज कितना था, चार्ज कब, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज चार्ज, ये चार्ज कब आता है, ये चार्ज है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। जब मैंने एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस दिया तब उसका ये चार्ज होता है इतना। तो कैपेसिटी हो गया चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया,
चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसको कैपेसिटी बोल रहे हैं ना, तो ये कैपेसिटी ये क्या है, ये है कि इस कंडक्टर ने कितना चार्ज होल्ड किया जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटी होती है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए यहां पर इस फार्मूले से चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरे पास कैपेसिटी निकल गई स्फेरिकल कंडक्टर की। अब देखिए बच्चों, अब इसका मतलब है इस पॉइंट से देखते हैं कि जो कैपेसिटी का फार्मूला बना वो बना Q अपॉन V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो कैपेसिटी थी पानी को होल्ड करने की वो डिपेंड कर रही थी उसके साइज के ऊपर, शेप के ऊपर। अब देखिए यहां पर कि यहां पर देखिए कि नंबर 1 पॉइंट क्लियरली जो कैपेसिटी है ये तो कांस्टेंट है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1/9 इंटू 10⁹। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि कैपेसिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। मतलब कि अगर आप उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस बढ़ाते चलोगे तो इसके अंदर चार्ज होल्ड करने की क्षमता बढ़ती रहेगी और आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए। और बच्चों इसको समझते हैं कि क्या ये हमारे लिए कोई फायदेमंद है ये कंसेप्ट या नहीं। मान लीजिए कि अब मैंने आपको सिखाया था कि जो कैपेसिटी का पहले हम यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं कि कैपेसिटी का यूनिट होता है फैरेड। तो फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए बच्चों इसके जो स्मॉलर यूनिट हम यूज करते हैं, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कितना बड़ा यूनिट है। स्मॉलर यूनिट हो गए जैसे माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, इस तरह के यूनिट होते हैं। तो बच्चों 1 माइक्रो फैरेड का मतलब हो गया 10⁻⁻6 फैरेड। 1 मिली फैरेड का मतलब हो गया 10⁻⁻³ फैरेड। तो हम ज्यादातर छोटे यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि 1 फैरेड का कैपेसिटर आप बना ही नहीं सकते। कंडक्टर बनाने के लिए आप वो लॉजिक समझेंगे उसका जब आएगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि कैपेसिटी को मेजर करने का यूनिट फैरेड है। अब मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल से समझे इस बात को कि सपोज वी वांट a capacity of 1 माइक्रोफैरेड। मैं चाहता हूं कि मैं कंडक्टर की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड करना चाहता हूं। तो मुझे उस कंडक्टर का वो जो कंडक्टर होगा, जो स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका मुझे रेडियस कितना लेना पड़ेगा। पहले सिंपल क्वेश्चन समझते हैं कि मान लो कि इसकी कैपेसिटी में मतलब कैपेसिटी हो गया कि चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट, अगर इसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखूं तो ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है 1 माइक्रोफैरेड। तो उसके लिए मुझे इस कंडक्टर का कितना रेडियस लेना पड़ेगा। तो बच्चों अभी आपने सीखा कि कैपेसिटी जो स्फेरिकल कंडक्टर की वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर यहां से आ जाएगा बच्चों C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंसर होता है, कूलम्स लॉ का कांस्टेंट है इतना, और C आपकी कैपेसिटी कितनी थी उसने 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड कितना होता है 10⁻⁻6। तो आंसर कितना आएगा 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ मीटर। तो ये बन जाएगा 1000 मीटर हो गया किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको सिर्फ अगर 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी करनी है किसी स्फेरिकल कंडक्टर की, तो आपको इसका रेडियस कम से कम 9 किलोमीटर करना पड़ेगा। 9 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कि आपको कंडक्टर लगाना है किसी पंखे में, इतना सा होता है कैपेसिटर मतलब होल्ड करने का चार्ज, तो आपको ये कंडक्टर बनाना पड़ेगा 9 किलोमीटर। तो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि हमें कैपेसिटी अगर मुझे चार्ज होल्ड करना है किसी स्फेरिकल कंडक्टर में,
तो मुझे सीधा सीधा है कि उसकी रेडियस बढ़ाओगे तो उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर रेडियस कम करोगे तो उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी घटेगी। लेकिन ये हमारे लिए कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर हमें मोबाइल में चाहिए होते हैं, इन्वर्टर में चाहिए, वो इतने दिन कैपेसिटर चाहिए होते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए प्रैक्टिकल बात नहीं होगी, इसलिए हम इस कंसेप्ट को भूल जाएंगे कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। अब अगर दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो कैपेसिटी है एक तो डिपेंड कर रहे थे 4πε0r, या आप इसको नजर मारिए जरा कि कैपेसिटी हो गया Q/V के बराबर भी तो है। क्या इस फार्मूले से हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस समझते हैं। चलो अब बच्चों सपोज करो कि ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने चार्ज होल्ड करके रखा हुआ है Q, और यहां से यहां जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करके रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है V। तो अब बच्चों देखिए कि अब मैं मान लो कि मैं चाहता हूं कि इसकी मैं कैपेसिटी बढ़ाऊं, कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब कि इसके अंदर और चार्ज डालूं। अब मान लो कि मैं इसका चार्ज डबल करता हूं, इस फार्मूले से देखते हैं, मान लो इसका चार्ज मैं डबल करता हूं तो कितनी कैपेसिटी है? ये फर्स्ट कैपेसिटी है, सेकंड कैपेसिटी करते हैं, इसका नाम चलो C1 लिखते हैं, C' लिख लो। तो पहले मैंने चार्ज इसके ऊपर क्यों रखा था? पोटेंशियल डिफरेंस V था। अब मैंने मान लो चार्ज मैंने इसको डबल किया, तो क्या इसकी कैपेसिटी डबल होगी? चलो समझते हैं। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर चार्ज डबल किया, सपोज कीजिए जब चार्ज डबल करूंगा तो यहां पर चार्ज डबल करूंगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर मैं यहां पर चार्ज बढ़ाऊंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो मैं यहां से चार्ज ला रहा था पोटेंशियल के लिए, ये V क्या होता है? V क्या था? V था वर्क डन, जो मैं यहां से यहां करता हूं। तो वर्क डन में लिख लेता हूं इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट, मैंने जो B रखा था B रख लेते हैं इस पॉइंट तक। तो इसका मतलब कि मैंने जब चार्ज बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो मुझे इस चार्ज को लाने में मुझे वर्क डन और करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वाली फोर्स मुझे ज्यादा रिपेल करेगी तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो वर्क मुझे जब ज्यादा करना पड़ेगा तो इसका मतलब वर्क डन को ही तो पोटेंशियल बोलते हैं, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जब पोटेंशियल भी डबल हो गया तो ये कट जाएगा तो दोबारा आ जाएगा Q/V, मतलब कि कैपेसिटी आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी। ये देखिए, अब मान लो कि मैं इसका चार्ज 3 गुना बढ़ाता हूं इसका चार्ज, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 गुना बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी तो मुझे ये वाली रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा। तो फिर दोबारा को देखिए ये कट जाएगा तो ये दोबारा सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना मैं V वोल्ट के ऊपर इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर रहा था Q, उतना ही मैंने 2V के ऊपर भी उतना ही कर सका, 3V के ऊपर भी कर सका। तो इसका मतलब है कि ये लॉजिक भी फेल हो गया मेरा, कि मैं चार्ज बढ़ाता चलूं और क्या होगा? पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चलेगा। जब पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये भी एक लिमिटेशन है। अब बच्चों एक और चीज यहां पर समझिए कि आप कुछ ऐसा मैं कंसेप्ट करूं, ऐसा कोई लॉजिक आप दिमाग लगाओ यहां पर कि मैं C को कैसे बढ़ा सकता हूं। देखिए C होता है Q/V और C का मीनिंग क्या है? टू स्टोर द मोर एंड मोर चार्ज। देखो
प्रॉब्लम आती है तो मैं चार्ज जब डबल करता हूं तो वहां पर पोटेंशियल डबल हो जाता है, तो दोबारा कट के वापस आ जाता है सी। कोई मैं ऐसा लॉजिक लगाऊं कि मैं चार्ज इसका डबल करूं, चार्ज में इसका डबल करूं, पोटेंशियल ना चेंज हो। देखिए मान लो मैं करूं चार्ज 2 करूं, पोटेंशियल सेम रहे तो कैपेसिटी डबल हो गई। अगर मैं चार्ज 3Q करूं, पोटेंशियल उतना का उतना रहे तो कैपेसिटी 3 हो जाएगी। आई बात बच्चों समझ। अगर मैं चार्ज यहां पर 10Q इसमें ऐड करूं, अगर पोटेंशियल ना चेंज हो तो कैपेसिटी आपकी 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहां पर एक ट्विस्ट आएगा स्टोरी में कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसके ऊपर चार्ज देता चलूं लेकिन पोटेंशियल ना बढ़े। क्योंकि मैं चार्ज दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। जब वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा तो फिर बच्चों क्या होगा कि पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन टू ब्रिंग द। लेकिन मेरे पास ये एक लॉजिक आ चुका है, इस लॉजिक के ऊपर काम करेंगे अब हम कि क्या करें इधर, ऐसा क्या करें कि चार्ज में इसके ऊपर बढ़ाता चलूं, चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब होता है तो स्टोर द चार्ज। लेकिन चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल नहीं बढ़ना चाहिए, पोटेंशियल नहीं बढ़ना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा दिमाग को, क्या पता आपको नई थ्योरी डिस्कस कर दो, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो तो मैं समझाऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा, इसको हम इसलिए क्वेश्चन ये देते हैं कि क्या पता बच्चा कोई नया लॉजिक सोच रहे, कोई नई थ्योरी बना ले तो आपका नाम आ जाएगा कि आपने ये कंसेप्ट दिया, इसको फेल कर दिया। चलो बच्चों पहले एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि जो है हमारे पास। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैं चार्ज बढ़ाता था, चार्ज बढ़ाने से क्या होता है, देखिए ये कैपेसिटी है C=Q/V, मैं चार्ज डबल करता हूं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो मुझे वर्क डन और करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज। तो इसका मतलब कि कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं सकती। फिर एक ही तरीका था कि इसको बड़ा कर दो, रेडियस बड़ा कर दो, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अब बच्चों अगर हम कुछ ऐसा करें, देखिए सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसने चार्ज स्टोर किया Q, ठीक है। ये है इंफिनिटी वाला पॉइंट, यहां से मुझे इसको जहां पर लाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल है V। तो ये होगा पहला केस, इसकी कैपेसिटी C है अभी, मतलब कि इसने Q चार्ज होल्ड करके रखा है कितनी पोटेंशियल पर, V वोल्टेज के ऊपर। अब बच्चों अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं यहां पर इसके सराउंडिंग में एक और कंडक्टर लगा दूं, मतलब इस चार्ज के सराउंडिंग में एक और कंडक्टर लगा दूं, तो फिर ये वाला चार्ज क्या करेगा कि इसमें इंडक्शन पैदा करेगा, तो ये आ जाएगा इधर नेगेटिव चार्ज। ये एक दूसरा कंडक्टर मैंने कर दिया ड्यू टू इंडक्शन, तो इसमें यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। अगर मैं इस हिस्से को यहां से अर्थ कर दूं, सपोज कीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए जमीन के अंदर चला जाएगा, या ऐसे मान लीजिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज हम मान के चलिए कि यहां से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अर्थ किया। अब मैं बच्चों में दोबारा बता दूं किया कि मैंने पहले ये मेरे पास एक कंडक्टर था, मान लीजिए इसका रेडियस, इसके ऊपर चार्ज था Q और इसका रेडियस मैंने A ले लिया, छोटा A, और इसके सराउंडिंग इसके ऊपर कंसेंट्रिक एक सर्कल, एक मतलब कि स्फेरिकल कंडक्टर एक और डाल दिया इसके ऊपर, इसको अंदर रख दिया एक बाहर। ये न्यूट्रल था, इसने इंडक्शन की इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आया तो बाहर पॉजिटिव था, पॉजिटिव को मैं अर्थ कर दिया, ये बड़े सर्कल स्फेयर का रेडियस B है। अब बच्चों देखो अब क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, देखिए। अब देखिए जब मैंने इसके ऊपर एक, अब इसका मतलब कि इसके एक ये स्फीयर आ चुका है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये पहला था जिसका पॉजिटिव चार्ज था।
अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि पहले इसकी पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी थी पोटेंशियल डिफरेंस, V वोल्ट। अब क्या होगा कि जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खुद ही खींचेगा। बेशक ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये वाला जो पहला चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल नहीं करेगा, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब क्या होगा कि अब ये दोनों फोर्सेस क्या होगी, अब रिपल्सिव फोर्स इसको पीछे धक्का देगी, लेकिन इसी की अट्रैक्टिव फोर्स इधर खींचेगी। तो अब मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो मुझे लेस वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर एक देखो, अब पहले तो सिर्फ रिपल्सिव फोर्स थी ना इधर, तो मुझे वर्क डन करना पड़ता था अगेंस्ट रिपल्सिव। अब यहां पर एक फोर्स चार्ज को धक्का भी दे रही है और एक फोर्स इसकी पीछे भी खींच रही है। तो इसका मतलब है कि जब मैं इधर लाऊंगा इसको तो मुझे अब सपोर्ट मिल जाएगी इस चार्ज की वजह से। अब मुझे वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, मुझे वर्क डन जो है वो कम करना पड़ेगा जो पहले में ज्यादा करता था। वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इस केस में कम हो जाएगा, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया सिर्फ ये कंसेंट्रिक लगाने से। अब इसके ऊपर पहले चार्ज क्यों ही है, इस कंडक्टर के ऊपर पहले चार्ज क्यों ही था, मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके आगे पीछे कंसेंट्रिक स्क्वायर लगाने से इस कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो घट गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। अब देखिए, अब C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है, V है। अब मैंने चार्ज भी इसके ऊपर घटाया, मैंने इसके चार्ज का कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसके आगे पीछे कंसेंट्रिक करने से आपको लॉजिक समझ आया कि वर्क डन मुझे अब कम करना पड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर घट गया। पोटेंशियल डिफरेंस जब घट गया तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब इसका घटेगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली कैपेसिटी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, और कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है कि मैं इसके अंदर और चार्ज होल्ड कर सकता हूं, मैं और चार्ज इसके ऊपर डालूंगा ताकि उसका जो पोटेंशियल घटा है वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो मुझे और चार्ज डालना पड़ेगा। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में चार्ज बढ़ा लेकिन पोटेंशियल बढ़ा नहीं। जो पहले केस में हम कह रहे थे कि चार्ज अगर बढ़ाते थे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होता था कि वर्क डन मुझे ज्यादा करना पड़ता था। अब क्या हो गया कि अब इसके ऊपर एक कंसेंट्रिक स्फीयर लगाना था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने क्या किया कि अब इन दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो पोटेंशियल डिफरेंस जब घटेगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को वापस जितना पहले था उतना करने के लिए मुझे और चार्ज डालना पड़ेगा, और वो चार्ज डालने से क्या हो जाएगा, चार्ज डाला तो मुझे कैपेसिटी बढ़ेगी। यही तो मैं चाहता था, मेरा यही तो लॉजिक था कि मैं कैसे चार्ज स्टोर कर सकूं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसका पोटेंशियल ना बढ़े। अब देखिए कि चार्ज मैंने स्टोर कर दिया लेकिन पोटेंशियल इसका बढ़ा नहीं। वो जो ये जो कंसेप्ट है, इसी ये जो अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट में हम दो कंडक्टर लेते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा एंड है उसको हम अर्थ कर देते हैं, तो बच्चों इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मतलब अब आपको समझ आया कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी और कैपेसिटर की मदद से वो कैसे हल होती है। अब बच्चों एक चीज बहुत बड़ी, अब आप ये डिफरेंट किस्म के कैपेसिटर होते हैं। आप ये मैंने स्फेरिकल बनाया, आप जैसा मर्जी दूसरा कंडक्टर लीजिए। चलो देखिए बच्चों, एक को जैसे मान लीजिए हमारे पास एक होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल। अब अगर आप मैथमेटिकल निकालना चाहते हो इसकी कैपेसिटी, जैसे स्फेरिकल की पहले निकाल लेते, देखिए पहले ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल कितना होगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल Q/4πε0, इसका मैंने रेडियस रखा छोटा a, तो ये हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया।
अब नेगेटिव चार्ज का इसके जो देखिए अगर ये पॉजिटिव क्यू है तो इधर भी नेगेटिव क्यू ही आएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे जी। इसका पोटेंशियल बनेगा माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस है बी। अब इसकी पोटेंशियल भी निकलेगी, इसकी पोटेंशियल भी निकलेगी, इसकी पोटेंशियल इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। अब देखिए क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर देखिए यहां पर कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 कितना है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, तो प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। यहां से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर बचेगा 1/A माइनस 1/B। ये देखिए अब यहां से बच्चों जो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए B, इसको इधर कीजिए A/AB। अब कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर्ड, अब इसमें दोनों ने मिलकर चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो Q/V। तो अब बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो V की वैल्यू यहां पुट करोगे, Q/V आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस। ये देखिए ये आ गई अब कैपेसिटी इसकी, और ये कैपेसिटी देखिए आपकी बड़ी होगी सिंगल कैपेसिटर से, क्योंकि इसने आप और ज्यादा चार्ज आपको होल्ड कर दिया है। तो बच्चों इसी तरह आप डिफरेंट किस्म के अपनी सुविधा अनुसार कैपेसिटर बनाते रहते हैं। तो देखिए एक चीज हमारे जो सिलेबस में हम पढ़ेंगे वो बच्चों है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे सिलेबस में है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए सेम लॉजिक लगाइए, मान लीजिए ये एक आपके पास प्लेट है, इसके ऊपर मैंने चार्ज बच्चों दे दिया, मान लीजिए क्यू चार्ज इसको दे दिया मैंने। अब बच्चों इसके ऊपर मान लीजिए ये जो चार्ज होल्ड कर सकता है वो मान लीजिए क्यू है, और इसका मैंने यहां से वो पॉइंट ले लिया इंफिनिटी पर, और यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लीजिए V है। तो इसकी कैपेसिटी बच्चों कितनी आएगी? एक प्लेट की, वही होगा Q/V। इसकी कैपेसिटी कितनी है इस कंडक्टर की? इस कंडक्टर की, ये भी कंडक्टर है, कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है? Q/V। वही केस, क्या मुझे अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो मुझे कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब मुझे चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही कि अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन टू मूव द चार्ज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब कि चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटी वापस उतनी की उतनी आ जाएगी जितनी है। फिर मैंने आपको लॉजिक क्या बताया था, क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि ये चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर करे लेकिन इसका पोटेंशियल ना बढ़े। इसके लिए मैंने आपके साथ एक और इसके जैसे पहले कंसेंट्रिक में मैंने उसको सर्कल दिया था, इसका पैरेलल का मतलब इसके सामने एक पैरेलल प्लेट रखी, ये न्यूट्रल है बच्चों, ये इंडक्शन कर देगी, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये देखिए, अब देखो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज मेरी मदद करेगा पोटेंशियल घटाने में, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल बढ़ाएगा, ये नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल घटाएगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी तो पोटेंशियल को बढ़ाएगा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। जितना ये रिपेल होगा उतना मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। अब इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसको तो मैं कर सकता हूं, ये जो सपोर्ट कर रहा है इसकी, क्योंकि ये भी इसका पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसको अर्थ कर देता हूं। तो चलो भाई आप जमीन के नीचे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसका सारा खात्मा कर देंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा। अब देखिए अब
इसकी ये सपोर्ट करने वाला भी खत्म हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको खींचेगा, ये रिपेल करेगा, तो वर्क डन आपका नेचुरली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वर्क डन घटेगा जब इसकी पोटेंशियल घटेगी। जब इसकी पोटेंशियल घटेगी बच्चों, जब इसकी पोटेंशियल घटेगी, जैसे इसकी पहले V थी, अब इसकी मान लो V डैश होगी, V डैश आ गया, V से कम होगी। अब वापस मुझे इसकी पोटेंशियल V करनी है, अगर वापस जितनी थी, तो मुझे इसकी पोटेंशियल कैसे बढ़ाऊंगा, मैं इसके ऊपर और चार्ज स्टोर करूंगा। देखिए C हो जाएगा, पहले Q था, अब वो Q डैश हो गया, लेकिन कैपेसिटी की जो कंडक्टर की पोटेंशियल डिफरेंस वो वापस उतना का उतना रहा, क्योंकि इसके लगाने से इसकी पोटेंशियल घटी, इसकी पोटेंशियल घट गई है, तो इसकी पोटेंशियल वापस मुझे V करने के लिए मुझे इसमें और चार्ज दिया। जब मैंने और चार्ज दिया, पोटेंशियल वापस उतना आ गया V, लेकिन चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई। बच्चों दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसी के प्रिंसिपल के ऊपर कैपेसिटर वर्क करता है। अब बच्चों, अब आप देखिए कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ते हैं, जैसे ये आपका दो प्लेटें आ गई, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और एक के ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस फार्मूले में बच्चों कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले बच्चे सोचते हैं कि V कोई पोटेंशियल है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप समझ लीजिए। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि इधर चार्ज Q1 है, इधर चार्ज Q2 है, इधर चार्ज Q3 या इधर चार्ज Q4 है, मान लीजिए। अब सबसे पहले मुझे ये पता चले कि ये चार्ज कौन सा लेना होता है। ये भी कंफ्यूजन है कि मान लो कोई न्यूमेरिकल में आ जाता है, ये चार्ज देता है। अब मुझे पूछता है कि ये जो फार्मूले में Q चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है भाई, Q1 Q2 Q3 Q4 कौन सा चार्ज है ये। तो बच्चों याद रखना है, ये जो चार्ज होता है, जो आपकी पॉजिटिव प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट जो आपने ली थी, उसके अंदर वाला चार्ज। तो मतलब कि इस एग्जांपल में जो Q है वो बच्चों Q2 है प्लस का। जी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए या न्यूमेरिकल करने के लिए जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि ये क्या है ये चार्ज। तो चार्ज कौन सा लेना है, पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला, बाहर वाला भी नहीं। और व्हाट इज V, ये V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने सिंगल जब प्लेट ली थी, सिंगल प्लेट ली तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहां से डिफाइन किया था, इंफिनिटी से। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस थी वो इंफिनिटी के ऊपर जाकर एंड होती हैं, तो जहां पर एंड होती है वहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। अब अगर आपके पास दो प्लेटें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां पर एंड होगी, इस पॉइंट के ऊपर, ये देखिए यहां पर एंड होगी। तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इसका, ये पॉइंट हो गया जो इंफिनिटी वैल्यू लिया था, अब ये पॉइंट आ गया एक V1, ये V2 जी। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर D है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके ऊपर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 माइनस V1। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, ये वाला फार्मूला याद है, माइनस dV/dr, कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस तरफ पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब कि V1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। तो ये बच्चों आपने दो चीजें आपको पहले याद रखनी है। ये अब देखिए एक और चीज कि जी Q चार्ज आ गया इसके बराबर। अब बच्चों ये वाला जो चार्ज होगा ना Q3, ये इस चार्ज ने इसके ऊपर इंडक्शन किया तभी तो Q3 बना है। इसका मतलब जो Q2 होगा वो माइनस Q3 के बराबर होगा। तो आप
Q जो चार्ज है वो Q2 के बराबर है और Q2 जो है वो माइनस Q3 के बराबर है। तो ये आप बच्चों आप याद रख सकते हो, ये लॉजिक। और एक आईआईटी का क्वेश्चन इसके बेस के ऊपर आपको करा देता हूं मैं कि वो बुक से आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसने बोला है कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेटें हैं। ये एक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ, इसमें लिखा है कि इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, इसके ऊपर चार्ज Q3 है और इसके ऊपर चार्ज Q4 है। तो बोलता है कि बच्चों कि आप बताइए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब कि आई हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी आपको मैंने बताया कि ये V जो है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V यहां किसका होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटी। अब देखो यहां पर वो ये सारा लॉजिक आपको समझ आएगा मैं क्यों करवा रहा हूं। अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज है, ये चार्ज कौन सा लेना है, Q1 लो, Q2 लो, Q3 Q4 लो। अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो चार्ज है ये कौन सा लेना है, Q2, ये वाला चार्ज। और मान लीजिए इसकी कैपेसिटी C, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा वो आ गया Q2/C। एक तो आंसर ये हो गया Q2/C। अब थोड़ा सा जो उसने ऑप्शन डाला है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा ये वाला ऑप्शन नहीं है उसमें जो ऑप्शन है वो हम निकाल देंगे। इसको आप देखिए, इसको आगे हम लिख सकते हैं ऐसे 2Q2 भी लिख सकता हूं, अपॉन 2C लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 2 न्यूमिनेटर द्वारा कट जाएंगे। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Q2 माइनस Q2 अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो Q2 होगा, वो जो Q2 जो चार्ज होगा ये इसके नेगेटिव के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव इक्वल है, अपोजिट चार्ज होंगे। इसीलिए आप इसको मैं ले सकता हूं, ये माइनस Q2 की जगह इसको मैं ऐसे ले सकता हूं ना कि माइनस को ले जो माइनस Q2 जो है वो Q3 के बराबर हो गया। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं ना Q2 माइनस Q3/2C। तो ये ऑप्शन था नीचे, वो वाला ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन था। तो इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए देखो ये थोड़ी मगजमारी करनी पड़ी हमें, लेकिन एक न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल मैंने क्यों चूज किया बच्चों, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल आपका सारा ये कंफ्यूजन दूर कर सकता है कि ये Q क्या होता है, V क्या होता है, C क्या होता है। ऐसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने वाले तो काफी हैं, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल देखो, कभी आईआईटी के नीट के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें लॉजिक छुपा होता है। आप 1000 क्वेश्चन करके चले जाओगे तो जरूरी नहीं कि आप आईआईटी पास हो, लेकिन जिस बच्चे के पास लॉजिक है, कंसेप्ट क्लियर है, वो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर जाएगा। और जिसके पास लॉजिक नहीं, वो चाहे 5 साल इसकी कोचिंग लेता रहे तब भी वो नहीं पास हो सकता, क्योंकि ये जो एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं इसमें जो पेपर सेट करने वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर ही पेपर सेट होता है, वो बेसिक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हायर स्टडी के न्यूमेरिकल करते रहते हैं, पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन आता वो बेसिक है, लेकिन उसमें लॉजिक होता है कि लॉजिक क्लियर है या नहीं बच्चे का। तो ये बच्चों आप देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो चेक करते रहिए। आप बच्चों ये जो वीडियोस हैं मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए यूट्यूब से, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं दूर दराज हैं जिन बेचारों को अभी तक पता ही नहीं होगा कि क्लासेस चल रही हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस यूट्यूब में आप वापस देख सकते हो, अगर आपका मिस हो गया तो शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों बच्चे बेनिफिट उठा सके। अब लॉकडाउन चाह रहा है, कितना लंबा चलता है इसका कोई पता नहीं। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक रिलेशन है C = Q/V, हमने यहां पर क्या किया कि हमने फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ C, इसका क्या मतलब है, कैपेसिटी ज्यादा कैपेसिटी मुझे करनी है, इसका मीनिंग क्या है। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ C
means we can store large amount of charge at very low potential difference. This is the importance of this relation. This is the big importance of this relation. We can increase the for large, अगर किसी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि we can store a large amount of charge but very low potential. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में मान लीजिए कि आपने चार्ज ज्यादा स्टोर किया, चार्ज ज्यादा स्टोर किया तो अगर इसकी पोटेंशियल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि V की वैल्यू भी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर जब देखिए जब मैं चार्ज बढ़ाता हूं, मान लीजिए अगर चार्ज बढ़ाने से सबसे पहले बढ़ेगा क्या? चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज की डायरेक्टली होती है। जब मैं चार्ज बढ़ाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो आपके पास रिलेशन है E इक्वल टू V/d। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फिर वोल्टेज बढ़ेगी। तो बच्चों जब ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो बीच में एयर होती है, जब कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम है, ये जो एयर है या कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, अगर कोई जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दो प्लेटों के बीच में एयर है, जो प्लास्टिक डाला है, जो ग्लास रखा है, तो बच्चों ये जो एयर या इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं, ये एयर ऐसे भी इंसुलेटर ही होती है, लेकिन जो एयर होती है इसकी भी एक लिमिट होती है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये देखिए बच्चों एक लाइन कर रहे हैं, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can be beared by the insulating medium is called its dielectric strength. कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है? अब कोई भी एयर है वो एक लिमिट तक वो इंसुलेटर रहती है। अगर उस लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो वो एयर भी बच्चों आयोनाइज हो जाती है, आइंस में चेंज हो जाती है। अब देखिए जैसे फॉर एयर के लिए बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है एयर की, वो आप कोई 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, मतलब कि अगर इस मीडियम में 10⁻⁶ वोल्टेज आ जाए 1 मीटर में, तो ये जो एयर होगी, ये एयर से सारी क्या हो जाएगी? आइंस में तब्दील हो जाएगी। तो बच्चों अगर ये एयर से आइंस में तब्दील होगी तो फिर क्या होगा? देखिए मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैंने इसका चार्ज बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो यहां पर एयर थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहां से 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा होगी, तो ये वाली जो एयर होगी ये बच्चों आइंस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले इंसुलेटर थी। तो आइंस में चेंज होगी, जिसके आइंस बन जाएंगे, आइंस में नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर बन जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज जो इसने चार्ज स्टोर किया था वो इसको कैंसिल करेंगे। जब चार्ज को इसके जो चार्ज को कैंसिल होगा तो इसका मतलब कि मैं इसके ऊपर और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो बच्चों इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का लीक होना। मैं चार्ज लीक हो गया, जैसे हम बोलते हैं
कि इस कंडक्टर से चार्ज लीक हो गया, मतलब कि जब आप इस कंडक्टर के चार्ज इतना दोगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इंसुलेटिंग मीडियम को ही तोड़ के रख देगी। तो वो तब होती है जब उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो तब वो आयोनाइजेशन हो जाती है और वो जो चार्ज होते हैं वो उसी प्लेट के चार्ज को खा जाते हैं। खाने का मतलब हो गया कि उसका चार्ज जो है वो खत्म हो जाता है। ये आप ऐसे समझे कि जैसे आपके पास एक कप में चाय है, अगर आप वो चार्ज डालोगे तो ये चाय जो है वो बाहर गिर जाती है। तो यही लॉजिक होता है कि इसको बोलते हैं कि चार्ज लीक हो गया। अब बच्चों कि आपको मैंने जो लॉजिक समझाना था कि वो यही समझा रहे थे हम कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर इतनी। अब कैपेसिटर का मतलब लार्ज कैपेसिटी, यही इसका मतलब था। इस रिलेशन का जो ब्यूटी क्या है कि मैं कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। कैपेसिटी इसकी बढ़ाने का मतलब कि मैं चार्ज इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता हूं, लेकिन जो पोटेंशियल होगा यहां पर या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बढ़ेगी नहीं, मतलब कि वो वोल्टेज होगी वो बढ़ेगी नहीं। चार्ज ये स्टोर करता रहेगा लेकिन विदाउट इंक्रीज ऑफ द पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल अगर मैं चार्ज बढ़ाना स्टार्ट कर दूं पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर तो आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर की है मान लीजिए वो कितनी है, इतनी है। अब सपोज कीजिए कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जो है वो मैं लेता हूं 1 सेंटीमीटर का, तो इस डाइलेक्ट्रिक जो एयर को आयोनाइज करने के लिए मुझे यहां पर कितना पोटेंशियल पैदा करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आया कि एयर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इतनी। मान लीजिए दो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कितनी वोल्टेज पैदा हो ताकि वो बीच वाली जो एयर है वो आयोनाइज हो जाए। तो बच्चों इस फार्मूले का यूज कीजिए कि आपको डिस्टेंस दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया 10⁻⁻² मीटर, तो E हो गया V/d, तो V हो गया आपका E/d, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें दी है कि इतनी है, D है 10⁻², मतलब 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। कहने का मतलब है कि अगर आप चार्ज इसके ऊपर रखो, चार्ज रखने से अगर वोल्टेज इतनी हो जाती है दो प्लेटों के बीच में जिनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो वोल्टेज होगी वो उस एयर के मालिक उसको आयंस में चेंज कर देगी और सारा का सारा चार्ज है वो लीक हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपको जो है वो कैपेसिटी का भी ध्यान रखना है कि ज्यादा ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे तो वो कहीं इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना होता है। जब हम कैपेसिटर बनाते हैं कहीं वो पोटेंशियल इतना ज्यादा ना हो जाए कि बीच वाला जो इंसुलेटर है, तभी आप देखिए कभी कभी आपके जो कैपेसिटर होते हैं वो पिघल जाते हैं, जल जाते हैं, तो वो अगर किसी तरीके से पोटेंशियल जो होता है बीच में वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है जो मीडियम डाला उससे ज्यादा हो जाए। तो बच्चों ये जो कैपेसिटर होते हैं, ये जो कैपेसिटर अभी हम पढ़ रहे थे, ये कैपेसिटर अब हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर का एक आपने लॉजिक समझ लिया कि जो कैपेसिटर था इसका काम था कि टू होल्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस विदाउट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। अब बच्चों रियल में ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है वो रियल में जो स्टोर जो करते हैं ये एनर्जी करते हैं। रियल में इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करता है रियल में, वो भी डिटेल में आपको बताएंगे कि ये कैसे एनर्जी स्टोर करता है वो नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप पहले अभी समझिए कि कैपेसिटर जो है, देखो मैं आपको बोलता हूं कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आपका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। टोटल चार्ज है वो 0 है, तो आप बोलो टोटल चार्ज तो 0 है। तो ऐसा ये इसलिए हम बोलते हैं कि जो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कभी ऑप्शन में आ जाता कि क्या वो चार्ज स्टोर करता, वो नहीं करता, क्योंकि वो चार्ज को सिर्फ बच्चों यहाँ पर ये चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर होता है प्लेटों के बीच में, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो डिटेल में आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस
विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है, यहां पर कई बार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कि ये जो बैटरी होती है और कैपेसिटर है, तो अगर एनर्जी स्टोर करनी थी तो बैटरी भी तो हमारे पास होती है जिसके अंदर एनर्जी होती है। तो बैटरी भी अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो इतनी मगजमारी क्यों की आपने ये कैपेसिटर बना के रख दिया? तो बैटरी तो ऑलरेडी थी हमारे पास, बैटरी भी तो एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैं समझा दूं कि बैटरी जो होती है, देखिए ठीक है, बैटरी और कैपेसिटर में सिमिलरिटी ठीक है आपकी बात की, बोथ स्टोर एनर्जी, ठीक है, दोनों एनर्जियां स्टोर करते हैं। बोथ प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों जब आप लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे और रिलीज करेंगे एनर्जी, दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं, दोनों ही एनर्जी रिलीज करते हैं जब चाहिए होती है। लेकिन बैटरी और कैपेसिटर में फर्क क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है बच्चों, वो आपको एनर्जी सडन देगा। मतलब कि आपको अगर चाहिए 1 सेकंड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो आपको कैपेसिटर देता है। कैपेसिटर आपको देता है, मान लीजिए कैपेसिटर अगर कहीं लगाना है तो वो इंस्टेंट आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। और जो बैटरी होती है वो जब सर्किट में लगाते हो तो वो बच्चों आपको कांस्टेंट एनर्जी थोड़ी थोड़ी देती रहती है, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करती रहती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो तब लगाते हैं जब आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूं, आपको बताता हूं कि आप ऐसे समझिए कि जैसे एक पानी की टैंकी है आपके पास, तो उसमें आपने एक टैप लगाया हुआ है। तो टैप को खोलिए, बाल्टी भरिए, तो वो पानी, जो पानी की टैंकी होगी उसमें से वो टैप से पानी धीरे धीरे आता रहेगा जब तक वो टैंकी पूरी खाली नहीं होती, वो पानी चलता रहेगा कांस्टेंट। ये हो गया बैटरी, क्योंकि बैटरी का काम होता है कि कांस्टेंट पानी देते रहना, थोड़ा थोड़ा आपको कांस्टेंट एनर्जी देता रहता है। वो कैपेसिटर का काम क्या है कि वो टैंकी को जगदम आप तोड़ दो। जब टैंकी सडनली तोड़ोगे तो पूरा का पूरा पानी एक समय में बाहर निकल जाएगा। तो वो हो गया मान लो कैपेसिटर का काम। कैपेसिटर जब भी लगाते हैं वो 1 सेकंड में एवलांच सा ला लाता है, सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी आपको डिफरेंस में अब क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा हमें कहां पर जरूरत है, हमें इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चों जैसे आपको पता होगा हमारे घर में पंखे लगे होते हैं, फैन हैं, फैंस हैं, कूलर हैं, मोटर्स हैं, जो आपने देखा होगा। इनको बच्चों स्टार्ट करने के लिए, इनको जब स्टार्ट करते हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 25 से लेकर 50 एम्पियर तक की करंट चाहिए होती है। ये ऐसे नहीं स्टार्ट होता कि छोटी सी करंट से स्टार्ट हो जाएंगे। इनको स्टार्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होती है। और वो करंट इतनी ज्यादा तभी हो सकता है कि अगर इनको जैसे आपने पंखा ऑन किया उसी समय एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाए। और वो बैटरी नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि बैटरी ने तो स्लो एनर्जी देनी है। तो उस वक्त जो कैपेसिटर आपका लगा होता है, वो जैसे आप पंखा ऑन करते हो तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बच्चों वो उसको प्रोवाइड करता है, ताकि वो उसको इतनी करंट मिल सके। अब जैसे मान लो कि आपके पास जो मोबाइल होता है या कैमरा होता था, जैसे आपने कोई वीडियो बनाने वाले को देखा होगा, तो जब आपने देखो जब फोटो खींचते ऐसे टक करता है तो वो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो बच्चों वो क्या होता है कि पीछे कैपेसिटर लगा होता है, जैसे आप फ्लैश को ऑन करते हैं वो कैपेसिटर पूरी की पूरी एनर्जी उसको देता है ताकि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकले। लेकिन बच्चों कैपेसिटर और बैटरी में एक और अंतर है, ये कैपेसिटर को आपको एक बार यूज होता है फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। मान लो कि आपने फ्लैश लगाई, कैपेसिटर चार्ज था, उसने एनर्जी दे दी, फिर पीछे बैटरी लगी होती है आपकी,
उसके अंदर बैटरी होती है, बैटरी उसको फिर चार्ज करते हैं, फिर दोबारा फ्लैश करो, फिर दोबारा वो एनर्जी देता है। पहले आपने देखो कि कभी कभी वो जो कैमरे वाले होते थे आज से 20-25 साल पहले, वो पहले फ्लैश अलग से पकड़ते थे, फ्लैश लाइट उसको रोटेट करते रहते थे, फिर दूसरा फोटो खींचते थे, क्योंकि उसको चार्ज करते थे कैपेसिटर को। आजकल हमारी टेक्नोलॉजी फास्ट है, जैसे मोबाइल होते हैं हमारे पास, वो ऑन स्पॉट चार्ज हो जाते हैं। तो आजकल बड़े अच्छे कैपेसिटर आए हुए हैं। अब जो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होगा कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है, ये आपको एनर्जी आपको ज्यादा उसी वक्त एक ही साथ आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। लेकिन बैटरी जो होती है वो आपको धीरे धीरे कांस्टेंट सप्लाई एनर्जी देती है। और कैपेसिटर जो है उसका एक और प्रॉब्लम है कि उसको एक बार डिस्चार्ज होता है फिर दोबारा चार्ज करना पड़ता है। और जो बैटरी होती है वो एक बार ले लो, क्या पता वो एक साल चलती रहती है। जैसे या सेल आपने रिमोट में देखा होगा, उसमें जो सेल डालते हो वो सेल थोड़ी होता है कि एक बार चलाया खा दोबारा नया डालते हो, वो सेल चलता रहता है हफ्ता 15-20 दिन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है कि दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन एनर्जी स्टोर करने का तरीका बैटरी और कैपेसिटर का अलग होता है, रिलीज करने का तरीका भी इनका अलग अलग होता है। ये ऑन स्पॉट रिलीज करते हैं, ये जो कैपेसिटर है ऑन स्पॉट रिलीज करता है एनर्जी, ये थोड़ा कांस्टेंट सप्लाई देते रहता है। स्टोर करने का भी तरीका अलग है। कैपेसिटर जो है वो उसी वक्त चार्ज हो जाता है और उसको चार्जिंग करने का तरीका अलग है। तो थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक के साथ इसको खत्म करूंगा आज कि ये कैपेसिटर आप चार्ज कैसे करते हैं। अब जो आपको समझ आ चुका कि कैपेसिटर जो होता है, सबसे पहले आप याद रखिए कैपेसिटर इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, और आपने इनको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देना है। और इसको ये आ गया 2 मेटालिक प्लेटें ले ली आपने, इंसुलेटर पर रख दिया। अब ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर, अब मैं कह रहा था कि ये स्टोर करता है एनर्जी। तो एनर्जी कैसे स्टोर करता है? अब क्या करते हैं कि अभी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी तो ये दोनों प्लेटें न्यूट्रल है, इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अब मान लो कि इनको चार्ज करना है, मैंने एक को पॉजिटिव प्लेट बनाना है, दूसरे को नेगेटिव प्लेट बनाना है, तो तभी तो इसके अंदर एनर्जी आएगी। अब इनका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट कैसे बनाए? एक तो तरीका है कि आप इसको रब करो, रब करने के बाद इधर रखो, फिर उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, वो एक तरीका है। लेकिन सबसे इजी तरीका जो हमारे पास होता है कि आप क्या कीजिए, इसके साथ एक ये इंसुलेटिंग स्टैंड है बच्चों, ये मेटालिक प्लेट्स हैं, आप इधर बैटरी लगाओ, ये बैटरी। तो बच्चों ये बैटरी क्या करेगी, देखिए ये बैटरी क्या करेगी, ये पॉजिटिव प्लेट की जो बैटरी है, अब ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाता हूं। ये दोनों प्लेटें भी न्यूट्रल हैं, ये बैटरी है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड क्या करेगा, अब इसके अंदर तो दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। अब ये वाला पॉजिटिव एंड क्या करेगा कि इसकी प्लेट का एक इलेक्ट्रॉन पहले बाहर खींचे, समझने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाला। अब इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर उसने इधर पहुंचा दिया, इधर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहां पीछे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब बैटरी को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेगी बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा। अब मान लो इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी खींचा, अब पीछे 2 पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन खींचे, पीछे 3 पॉजिटिव बन जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन खींचे इसने तो पीछे 4, इसी तरह 5, इसी तरह मिलियंस नंबर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब इसका मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते चलेंगे बच्चों, तो उतना ही पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही ज्यादा इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे तो बैटरी को जो वर्क करना पड़ा, वो जो वर्क डन था टू रिमूव टू ट्रांसफर था, मतलब आप याद रखिए कि ये जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, ये कोई क्रिएट नहीं है, कंजर्वेशन वाला पूरा लग रहा है कि यहां पर वी आर नॉट क्रिएटिंग द चार्ज, वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द चार्ज। देखो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, जब इलेक्ट्रॉन खींचा पॉजिटिव इधर आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को इधर ले आया। तो चार्ज मैंने क्रिएट नहीं किया है, मैंने जस्ट ट्रांसफर किया है एक प्लेट से दूसरे प्लेट में। और उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या हुआ कि मुझे वर्क करना पड़ा। अब बच्चों जैसे यहां पर मैं जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बैटरी वर्क कर रही है,
वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव बन रहा है, एक नेगेटिव, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी बनना। मतलब कि जितना बैटरी इलेक्ट्रॉन को खींचेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगी। कहने का मतलब हुआ कि ये जो बैटरी वर्क कर रही थी वो वर्क कहां चेंज हो रहा था, उस वर्क डन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी। मतलब कि उसका वर्क डन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही एनर्जी जो होती है वो हम उसी को बोलते हैं कि कैपेसिटर के अंदर रियल में एनर्जी स्टोर होती है, ना कि चार्ज स्टोर होता है। अब बच्चों, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बैटरी है ये कब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती रहेगी। देखिए बच्चों, मान लीजिए इस बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट है। अब जब इधर पॉजिटिव बन रहा है इधर नेगेटिव बन रहा है तो इधर भी आपका मान लो V1 V2 है तो इधर भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो बन जाएगा कुछ ना कुछ। पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, पहले हो सकता है इनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बने, फिर 2 वोल्ट बने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 10 वोल्ट बने। जैसे बच्चों इन दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो जाएगा तब ये बैटरी जो है अपने इलेक्ट्रॉन निकालना बंद कर देगी और उस वक्त हम बोलेंगे कि वहां पर वो कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो चुका है। तो बच्चों, होप्स आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा जो कंसेप्ट। कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और एनसीईआरटी बुक्स को आप एक बार दोबारा साथ रखिए। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो एनसीईआरटी बुक्स बच्चों साथ रखा करो, क्योंकि हमारा जो टोटल जो पढ़ाने का यहाँ पर जो भी लेक्चर देता हूं वो टोटल बेस्ड है एनसीईआरटी बुक्स पर, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ही बेसिक जो बेस बनाती हैं किसी भी कंपटीशन लेवल का। जितना कोई भी आप कंपटीशन, आप कभी किसी इंटरव्यू, कभी किसी आईआईटी किसी ने किया है, किसी ने आईएएस किया है, तो आप किसी का इंटरव्यू पूछो तो आपको पहले बोलेगा कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स को पहले स्टडी किया। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का भी बच्चों एक तरीका होता है, वो आम बंदे को समझ नहीं आता। हर बंदा सोचता है कि एनसीईआरटी बुक ली 4-5 पेज पीछे के, कहते हैं इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ये तो बेकार बुक है, इसमें तो कुछ समझ नहीं आती। क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का एक अलग से तरीका है। आप एनसीईआरटी बुक्स को पहले नहीं वो बताते, जैसे स्टार्ट होता है पहले नहीं वो बताएगी कि ये क्या पढ़ाने लगे, वो पहले आपका एक लॉजिक तैयार करेगी, एंड में जाकर वो चीज समझाता है एनसीईआरटी वाला। और सही तरीका वही है। जो गाइडर वाले होते हैं वो पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि ये कैपेसिटर होता है, तो बच्चे का सारा इंटरेस्ट उठ जाता है ये कैपेसिटर क्यों बना, क्यों 2 प्लेटें लगाई, क्यों अर्थ किया, क्यों एनर्जी स्टोर होती है, उसको समझ नहीं आता। इसलिए बच्चों किसी दिन आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, उसकी एक्सरसाइज कैसे सॉल्व की जाती है, उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। टिल देन बच्चों, जय हिंद जय भारत।